नमस्कार। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। और इस समय सबसे बड़ी जो खबर, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो पिछले, अगर 2021 से देखा जाए तो रिकॉर्ड जो गिरावट हुई है वो हुई है सोने और चांदी में। जहां पर आप देख सकते हैं, जहां सोना 80,000 से 74,000 के करीब पहुंचा है और चांदी 1 लाख से करीब 88,000 पहुंची है। और ये जो सबसे बड़ी गिरावट हुई है और अब जो है क्या स्थिति है और कैसे है इसके लिए, और आगे क्या स्थिति रहेगी इसके लिए हम लोग बात करेंगे। जो कमोडिटी किंग है हमारे अजय केडिया जी, उनसे करते हैं। हमारे साथ अजय केडिया जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अजय जी, स्वागत है कृषि भूमि में आपका। नमस्कार सुबह जी। अच्छा अजय जी, ये बताइए कि अगर हम बात करें तो बिगेस्ट वीकली ड्रॉप जो है पिछले जो हफ्ते रहा है, तो क्या आप इसको किस नजर से, सबसे पहले मुझे ये बताइए आप इसको किस नजर से देख रहे हैं और क्या लगता है? क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, दिवाली आई है, और जिस तरह से जो सोना है उसका जो पीला रंग है वो हल्का हुआ है, चांदी का हुआ है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार सुबह जी। देखिए, अगर हम देखें तो हम पहले से ही सोने चांदी में काफी तेजी में थे और हमने जैसे उम्मीद भी की थी पिछले साल। इनफैक्ट दिवाली पे हमने एक रिपोर्ट भी जारी की थी जहां पे हमने बताया था 24 में 2400 सोना। बट उस एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हमने $2,800 इंटरनेशनल में गोल्ड आते हुए देखा और डोमेस्टिक मार्केट में 80,000 आते हुए देखा। और हमने अक्टूबर में ही आगाह कर दिया था कि डिस्पाइट सारे फैक्टर्स फेवरेबल है, हम एक टेक्निकल करेक्शन देखेंगे, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर कंसिक्यूटिवली 3 महीने ऐसे थे जहां पे सोने ने लगभग अच्छी खासी तेजी दिखाई थी, तो एक टेक्निकल करेक्शन भी था। नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप का आने से एक ये उम्मीद जगी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले टर्म में भी हमने देखा बहुत ही एग्रेसिव थे और डॉलर में जनरली हम देखते हैं कि ज्यादा करके तेजी बन जाती। तो हमने देखा कि सितंबर में डॉलर इंडेक्स 100 का लेवल था, अब हम 106.50 के ऊपर है। तो डॉलर की तेजी की वजह से सोने में गिरावट लगभग तय थी और वैसा ही हुआ। साथ में हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक जो रेट कट्स कर रहे थे वो एग्रेसिव रेट कट चालू हो चुका था, बट डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर में ही आगाह कर दिया था कि इतने एग्रेसिव रेट कट नहीं करने थे। नतीजन हमने फेड की जो फरवरी की नवंबर की बैठक थी, यहाँ पे 0.5 के एवज हमने 0.25 का रेट कट किया। ये भी एक कंट्रीब्यूटर रहा सोने की गिरावट में, सोने चांदी दोनों में। तो मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग, डॉलर और बॉन्ड यील्ड की तेजी, डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से जो एग्रेसिव रेट कट के ऊपर स्टैंड था वो कम रहा है, एंड ये सारे कारणवश हमने सोने और चांदी में एक रिकॉर्ड गिरावट देखी, जहां पे 1 लाख की चांदी 90,000 के नीचे आ गई और इस वक्त भी 88,500 के करीब ट्रेड कर रही है। और 80,000 का सोना आज हम देख रहे हैं कि 73,500 तक पहुंच चुका है, 74 के नीचे आ चुका है। बट लॉन्ग टर्म मुझे लगता है अभी भी इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म में करेक्शन ड्यू था वो आया है। अजय सर, अभी हम बात जब डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हैं, डॉलर की कर रहे हैं, अमेरिका की कर रहे हैं, तो ये तो पक्की बात है कि जो ये सारी जो कमोडिटी है, खासतौर से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सब है, ये सब कहीं ना कहीं डॉलर से जुड़ी रहती है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है यूएस में, तो डॉलर पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा? देखिए, डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है। आज जब भी हम इंटरनेशनल में कोई भी ट्रेड करते हैं तो बिना डॉलर के किया नहीं जा सकता है। नो डाउट पिछले 5-7 सालों में डी डॉलराइजेशन का चेज बढ़ा है। डी डॉलराइजेशन का मतलब कि कोई भी कंट्री जब आपस में ट्रेड करे तो हम लोग तीसरी कोई करेंसी या कोई बार्टर सिस्टम करें। उदाहरण के तौर पे इंडिया और ईरान का बार्टर सिस्टम चलता है, वहीं रशिया के अंदर वॉस्ट्रो अकाउंट का क्रिएशन हुआ जहां पे हम देख रहे हैं कि ट्रेड हो रहे हैं। तो इसकी वजह से अब तक हमने देखा डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी जो सितंबर तक 100 के नीचे का लेवल आ चुका है। लेकिन यूएस आज भी अपना दबदबा रखना चाहती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा ट्रेड डॉलर का ही होता है, रिजर्व्स में होता है। तो हमने देखा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो डॉलर को फिर से स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि अमेरिकन फर्स्ट, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेड वॉर का आगे एक आशंका जाता है और ये कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट करेगा। लेकिन पिछले हफ्ते जिम रॉजर की एक रिपोर्ट आई थी जहां पे बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से ट्रेड वॉर के पीछे, मतलब आज आप इंपोर्ट ड्यूटीज देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम इंपोर्ट ड्यूटी चाइना से डबल कर देंगे, इससे इन्फ्लेशन का कंसर्न रहेगा। और लॉन्ग टर्म में उनका मानना है कि डॉलर इंडेक्स 90 के करीब जा सकता है फिर से। पर टाइमिंग वापस हम हमारे व्यू पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छी खासी सितंबर अक्टूबर 2-2.5 महीने की तेजी के बाद
डॉलर इंडेक्स में टेक्निकली एक पुलबैक मिलता है जो 105 105.50 का लेवल आ सकता है टेम्पररी, और इस गिरावट की वजह से मुझे लगता है सोने और चांदी को भी सपोर्ट मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में 105 105.50 का सपोर्ट है, जबकि हायर साइड पे 107.50 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखता, टेक्निकली एक पुलबैक पॉसिबल है। मतलब कि सपोर्ट मिल सकता है, अगर डॉलर जो है ये थोड़ा सुधरेगा तो सपोर्ट इनको भी मिलेगा, गोल्ड और सिल्वर को। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी थी आपसे थोड़ा सा, क्योंकि जब बात इंटरनेशनल चीजों की हो रही है, इकोनॉमी की हो रही है, और यूएस की इकोनॉमी थोड़ी सी हिली हुई है, आपको क्या लगता है जो ये सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी को संभालने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे? देखिए, सेंट्रल बैंक का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। आज जैसे हम इंडिया में आरबीआई का रोल देखते हैं, तो 2 दिन पहले ही शशिकांत दास जी का एक स्टेटमेंट आया था कि इंडियन इकोनॉमी बहुत स्मूथली ट्रेड कर रही है, और दिख भी रहा है कि ग्लोबल मार्केट में जहां पे चेरॉस मचा हुआ है, बताया जा रहा है 2025 में रिसेशन में आ जाएगा, जबकि इंडिया की जीडीपी अभी भी पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहा है, ट्रेंड अभी भी दिखा रहा है। तो हम देखते हैं कि यूएस से फेड, यूरोप से ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक चाइना, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये सारे के सारे इकोनॉमी को कोविड के बाद से ही संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके पास दो चार टूल्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट को लेकर। तो हमने रिसेंटली देखा था, कोविड के बाद से फेड ने कभी भी इंटरेस्ट रेट कट की कवायद नहीं की, उम्मीद जताई थी। क्योंकि देखिए, जब हम रेट कट करते हैं तो मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ता है, और जब पैसे का फ्लो बढ़ता है तो इकोनॉमी पटरी पे आती है, ग्रोथ बराबर। बढ़ती है। लेकिन साथ साथ में इन्फ्लेशन का कंसर्न भी रहता है। तो पिछले 1 साल से यूएस कह रहा था कि हम हमारे इन्फ्लेशन को कम करने में कामयाब रहे हैं। 2% का टारगेट था, बट लास्ट डेटा जो दिखाया था वो 2.2 था। जब इन्होंने डिसीजन लिया कि हम रेट कट करेंगे, क्योंकि रेट कट करेंगे तो फंड्स अवेलेबल होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जो भी फेडरल बैंक है, इनको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो अब आप देखिए, पिछले 3 महीने में फेड ने रेट कट किया, ईसीबी ने रेट कट किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट किया, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने रेट कट किया और एडिशनल स्टिमुलस दिया। तो सारे ही सेंट्रल बैंक जब रेट कट करते, इकोनॉमी को संभालने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में और इन्फ्लेशन बढ़ता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सोने में सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि अब तक सोने में जो पिछले 2-3 सालों से तेजी बनी है, वो कारण क्या था कि डिस्पाइट रेट कट नहीं हो रही थी, उसके बावजूद तेज थे। चाहे हम जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कर ले, चाहे सेंट्रल बैंक गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे थे, कि लोगों को और गवर्नमेंट को लग रहा था कि डॉलर अब उतना स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए जैसे रशिया है, रशिया ने अपने गोल्ड के रिजर्व बढ़ाए, चाइना ने गोल्ड के रिजर्व बढ़ाए, तुर्की ने गोल्ड के रिजर्व बढ़ाए। तो गोल्ड को अब तक उधर का सपोर्ट मिला था। लेकिन अब आप सोच के देखिए, जब सभी सेंट्रल बैंक अपने अपने रेट कट करेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सोने के भाव भी बढ़ते। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक ने अभी स्टार्ट कर चुके हैं, सभी सेंट्रल बैंक रेट कट की ओर जा रही है, स्लो एंड स्टडी जा रही है, बट जा रही है। तो ये सोने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक आगे विकल्प रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पे सोने को सपोर्ट मिलता हुआ रहेगा। मतलब कि अगर सोना खरीदने की इच्छा रखता हूं तो ये मतलब है कि अगर अभी हम खरीदते हैं, आगे उसका बहुत फायदा मिलेगा, अगर एक आम नजरिए से देखें। बिल्कुल। देखिए, सोना मेरे को लगता है सुबोध जी, कभी भी सोना, आज जब मैं देखता हूँ 2005 में 5200 का भाव था, तभी भी मुझे महंगा लगता था। 2010 के अंदर जब सही। 10 से 12,000 के बीच में था, तब भी महंगा लगता था। इवन कोविड से पहले सोने का भाव 28,000 से 30,000 के बीच में था, तब भी महंगा लगता था। तो सोना हमेशा महंगा ही लगेगा। हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी गिवन पॉइंट पे सोने में 85, जो हम आगे बात डिस्कस भी करेंगे, बट मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट था, इसके लिए करेक्शन आना था, वो हमने देखा है। अच्छा, आपने अभी बीच में एक और भी बात रखी जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो सोना चांदी की कीमतों को डिसाइड करता है, वो जियो पॉलिटिकल, अगर इंटरनेशनल की बात करें तो जियो पॉलिटिकल में आप देख रहे हैं किस तरह से वॉर की सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन में है, इधर मिडिल ईस्ट में भी चल रहा है बहुत सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि जियो पॉलिटिकल फ्रंट पर क्या हो रहा है, और क्या मतलब इसका क्या फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, ज्यादा करके मैंने पिछले 25 सालों के मेरे एनालिसिस में देखा है, जब भी कोई इलेक्शन ईयर होता है, चाहे यूएस हो चाहे बाकी कोई भी कंट्री में हो, तो ज्यादा करके हम देखते हैं एस्केलेशन हो जाते हैं जियो पॉलिटिकल में। अब आप चाइना की तरफ देखोगे तो चाइना ताइवान की बातें चालू हो चुकी है। रशिया यूक्रेन हमारे साथ 2.5 साल से कंटिन्यू चल रहा है। हम्म। वहीं अगर हम इसराइल और ईरान की बात करें,
तो ऑलमोस्ट हमास के रूप में बोलो चाहे कोई भी रूप में बोलो, मिडिल ईस्ट में पिछले एक साल से ज्यादा का कंसर्न चल रहा है। तो बराबर। जब भी ऐसी लड़ाई होती है तो ज्यादा करके हम देखते हैं डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि सेफ हेवन है। आज कहीं पे भी लड़ाई हुई तो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर। आप कोई भी कंट्री में जाओ, कोई भी परचेजेस करो, डॉलर यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। बट जिस ढंग से हमने पिछले 2-3 सालों में देखा, रशिया डॉलर को बेच रहा है और गोल्ड को ले रहा है, चाइना डॉलर को बेच रहा है, गोल्ड को ले रहा है, सभी सेंट्रल बैंक ने भी क्या किया, डॉलर को निकालने की कोशिश करी, क्योंकि जो यूनिवर्सली हेज मनी थी डॉलर की, वो धीरे धीरे कम होते हुए दिख रही बिकॉज ऑफ पॉलिसी जो लोगों को लगती है, जिसके चलते गोल्ड में रिजम्पशन बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि अभी पिछले 15 दिनों के अंदर हमने देखा, वैसे भी लड़ाई की कोई नई अपडेट नहीं, बट लड़ाई चालू है। तो अगर ये गिवन कंटिन्यू चलता है तो इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा सोने को, क्योंकि आज रशिया यूक्रेन को देखिए 2 साल के ऊपर होने आ गए। बट जब तक ये चल रहा है कुछ ना कुछ एस्केलेशन आएगा, कभी ड्रोन अटैक हो गया, कभी ये हो गया, तो कहीं ना कहीं गोल्ड को बेनिफिट मिलेगा। अनलेस अनटिल ये पूर्ण तरह से विराम नहीं लगता है, सीज फायर अलग बात है, बट पूर्ण तरीके से क्लियरिटी नहीं आती है, मुझे लगता है कि गोल्ड, हाँ, आगे जाके ये कहावत है कि अगले 6 महीने में हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों लड़ाई को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। उसका एक साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत नेगेटिवनेस मिल जाए गोल्ड में, लेकिन ये बोला जाना मुश्किल है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के लिए बताया जा रहा था कि 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में युद्ध खत्म हो जाएगा, बट आज भी चल ही रहा है। तो जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चलेगा, मुझे लगता है गोल्ड को एक अपर हैंड कंटिन्यू मिलता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल। अभी जैसे आज की खबर थी कि बाइडेन ने उनको कुछ मिसाइल्स वगैरह देने की भी बात की है यूक्रेन को। तो रशिया यूक्रेन का जो वो है, जो वॉर है, उसको आगे तक लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने व्यूअर्स के लिए बात करें अजय सर, तो अभी अगर दिसंबर और मार्च के आउटलुक की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा दिसंबर मार्च में, जो लोग आगे खरीदने का प्लान कर रहे हैं या सारी चीजें हैं? देखिए, अगर हम दिसंबर जनवरी तक की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी जो परपेचुअली तेजी है वो जरूर जारी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हिस्टोरिकल अगर आप देखोगे नवंबर दिसंबर, ये हॉलिडे मोड में काउंट होता है। तो अब बिल्कुल। तक की बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन आना था, वो हमने अभी तक आते हुए देख लिया। दिसंबर 10 तारीख से जनरली यूएस मार्केट या ग्लोबल मार्केट हॉलिडे मोड पे बन जाता है, क्योंकि ईयर एंड है तो कैरी ट्रेड्स भी होते हैं। प्लस साथ में हम देखते हैं कि कैरी ट्रेड्स में मतलब कोई भी दूसरे असेट क्लास में अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वहां पे शिफ्टिंग होती है। तो दिसंबर तक मुझे लगता नहीं कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी या मंदी आ जाए, मार्केट एक दायरे में रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन भी आ गया। आज 1 लाख वाली चीज या $2800 वाला 2550 मार चुका है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है टेक्निकली मार्केट एक दायरे में रहेगा। अगर इंटरनेशनल की बात करें वो हम डिस्कस करेंगे आगे, बट मुझे लगता है दिसंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप या एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल नहीं रहेगा। हाँ, जो रेंज हम देख चुके हैं उसी रेंज में रहेगा, जो 2520 2530 गोल्ड नीचे में, और हायर साइड पे मुझे लगता है 2680 से 2700 ये दायरा रहेगा गोल्ड के लिए। चांदी भी अभी हमें लगता है कि 2950 वर्स्ट इन केस $30 के नीचे भी नहीं जाती हुई दिख रही है, बट 2950 से लेकर 32 का रेंज रहेगा, इसी रेंज में इंटरनेशनल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है कि किस तरह से आगे स्थिति रहेगी, क्या है आपने बताया। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि अगर इंटरनेशनल और अगर हम डोमेस्टिक दोनों की ही बात करें, तो क्या लगता है क्या लेवल रहेगा अगर दिसंबर की बात करें, या फिर कोई अगर 6 महीने का प्लान करता है मार्च का, तो क्या लेवल रह सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया भी कि कॉमेक्स की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें, तो इस वक्त सोना $2600 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये मुझे लगता है एक दायरे में ट्रेड करेगा, क्योंकि 10 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में यूएस मार्केट या ग्लोबल मार्केट हॉलिडे मोड ही है। तो वहां पे कोई बड़े अपडेट्स नहीं आने वाले हैं। तो मुझे लगता है डाउन टू डाउन 2520 आप सपोर्ट मान के चलिए, और 2680 रजिस्टेंट मान के चलिए इंटरनेशनल में। सोने के लिए तो ये लेवल हो गया। और डोमेस्टिक की अगर बात करें तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा मार्केट अभी 74,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है 73,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और हायर साइड पे 75,800 ये दायरे में डोमेस्टिक मार्केट में दिसंबर तक रहेगा। लेकिन मार्च तक की बात करें तो मार्च तक में मुझे लगता है प्राइजेस में अच्छा खासा सपोर्ट, माफ कीजिए, तो यहाँ पे मुझे लगता है प्राइजेस में जो रिकवरी बनेगी वो फिर से एक अच्छी तेजी बनेगी, जो मार्च तक मुझे लगता है कि वापस 80,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 2950 से $32 का दायरा रहेगा, जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मुझे लगता है 87,500 के नीचे नहीं जाता हुआ दिख रही है। और दिसंबर तक हायर साइड पे
92,000 का रेंज रहेगा, लेकिन मार्च तक यही रेंज वापस बढ़कर मुझे लगता है जो 1 लाख का लेवल हमने देखा था वो क्रॉस कर जाएगा। उसके पीछे कारण हमने रेट कट्स की बात की है, साथ में सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ये सारे फैक्टर। अच्छा, चांदी में ज्यादा तेजी इसलिए भी लग रही है क्योंकि जिस ढंग से इकोनॉमी में स्टिमुलस दिया जा रहा है, इकोनॉमी में सपोर्ट किया जा रहा है, तो चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और जी यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी डिमांड निकलेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोना चांदी लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है। शॉर्ट टर्म में दिसंबर तक एक दायरा मेंटेन रहेगा क्योंकि हॉलिडे मोड है। सर, ये तो हमने बात कर ली दिसंबर की और 6 महीने बाद मार्च की, और जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो अभी हायर जो पोजीशन पे गए थे, जैसा आपसे बात करके है कि मार्च तक वापस हम उसी पोजीशन पे आ सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि हम अगले सोमवार को फिर मिलेंगे, और सोमवार तक अगर कोई हमारा व्यूअर्स खरीदना चाहता है सोना या चांदी, क्या लगता है इस जो पर्टिकुलर हफ्ते की अगर हम बात करें, तो क्या उसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या जिसने खरीदा हुआ है या जिसको बेचना या खरीदना जो भी करना, होल्ड करना, तो क्या उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट जो वीकली वाइज 2021 के बाद का सबसे बड़ा गिरावट वाला हफ्ता था, इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा, पॉजिटिव जाएगा। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते के लिए सोने और चांदी दोनों में ही पॉजिटिव रहेगा। सोना मुझे लगता है 73,900 से 74,000 में लेके चलना चाहिए, 73,600 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 75 से 75,200 तक का टारगेट, लगभग 1,000 पॉइंट की तेजी मुझे लग रही है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के लिए 88,500 पे लेना है, 87,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 90,800 से 91,000 तक का एक बाउंस हम चांदी में भी देख पाएंगे। बट मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मुझे लगता है वो चांदी रहेगी, तो चांदी में प्रेफर्ड रहेगा 91,000 के लिए बाइंग करना। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। और कुल मिलाकर व्यूअर्स को भी ये चीज समझ में आएगी कि उनको सोना कब खरीदना चाहिए और चांदी खरीदना चाहिए, या सोना चांदी में क्या चीज खरीदनी चाहिए, और इस हफ्ते में खास तौर पे उनको क्या चीजों का ध्यान रखना है, और अगर वो 6 महीने का प्लान कर रहे हैं तो उनको क्या चीजों का ध्यान रखना है। और बहुत ही आपने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों के बारे में पूरी तरह से विस्तार में बताया। सर, कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।